वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। मेरे साथ आज एक खास मेहमान है जिनके इंट्रोडक्शन पर मैं थोड़ा सा फोकस यहाँ करूँगी बिकॉज ही इज़ अ टेक एट हार्ट। मैं बात कर रही हूँ उन शख्स की जिन्होंने कंप्लीट किया अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इन 1988 फ्रॉम इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट शिकागो। और ख़ास बात यह है कि इंटेल में वो इंडक्ट हुए by the father of the Pentium chip, we all know, Vinod Dham, and he was a part of the team that designed 1486 processor. So people who are in technology will understand the importance. मैं बात कर रही हूँ हमारे साथ इस वक्त founder of BPL Mobile और अब he has taken a big role and charge at the government. We are with Minister of State Electronics and Information Technology and Minister of State फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राजीव चंद्रशेखर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। इस वक्त सर एक ही बात है जो सबके ज़बान पर है, डिजिटल इकोनॉमी। एंड आई थिंक वी एज अ कंट्री आर सीन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक वी आर वे अहेड, वी आर गोइंग वेरी फास्ट। बट अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? बिकॉज आई नो आपने एक टारगेट रखा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू डिजिटल। बताइए सर, हाउ विल वी एक्सपीडाइट दिस प्रोसेस? देखिए, आज जो हमारा सिचुएशन है, जो आप कह रहे हैं कि हम इतने टेक्नोलॉजी में इतना एक मजबूत नेशन बन गए हैं, इसका एक बैक स्टोरी ये है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था जी। और डिजिटल इंडिया के उनके अनुसार उनके ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो टेक्नोलॉजी से लोगों के लाइफ में बदलाव आए, राइट। दूसरा कि टेक्नोलॉजी के कारण हमारे इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जॉब्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े और डिजिटल इकोनॉमी एक्सपैंड करे। और तीसरा ये था कि देश दुनिया का एक टेक्नोलॉजी का एक लीडर बने। बिल्कुल। तो ये तीनों में हम काफ़ी तक सफल हो चुके हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड one of the most important reasons for India's resilience और हमारा जो रिस्पॉन्स था, हमारा जो वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्स था, और हमने कैसे सरकार ने लोगों को बचाया है वैक्सीनेशन के कारण, वैक्सीनेशन के द्वारा, उसके सब एक अंडरलाइंग नींव था टेक्नोलॉजी। और वो जो 7 साल से प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट किया था देश में, उसका अब हमें फल मिल रहा है जी। और फल कोविड के टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी पोस्ट कोविड का जो ग्लोबल डिजिटाइजेशन का एक प्रोसेस चालू हो गया है। इंडिया इज़ फेयर एंड सेंटर स्क्वेयरली इन द मिडल ऑफ दैट ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एंड आप जो देख रहे हैं आज के दिन, $65 बिलियन का FDI, हर महीने में 2 यूनिकॉर्न बनना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना, जॉब्स क्रिएट होना, 8 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं इस साल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये सब मुझे लगता है कि एक नतीजा है डिजिटल इंडिया का। और मैं मानता हूँ आगे आने वाले दिन में इंडिया का पोजीशन will be not only a $1 trillion digital economy, but very importantly the dream of the Honorable Prime Minister to be a global leader in technology capabilities. We will be that. Okay, we will be that. ये एक मिशन है, ये एक विजन है Correct. जो प्रधानमंत्री ने सेट किया है ना, आप उसको लीड कर रहे हैं। सर, डिजिटल इकोनॉमी ऑफ कोर्स इज़ अ वर्ड, बट उसके जो पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको बनाने में आपको करनी होंगी। द चैलेंजेस आर ऑफ कोर्स मैनी। कैसे उनको हम एक तो हमें इजी और कम कॉस्ट में लोगों तक एक इंटरनेट पहुंचाना है, पहली बात। अफोर्डेबल होनी चाहिए, वाइड स्प्रेड ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए। सो वहाँ तक पहुँचने में समय लग रहा है। चैलेंजेस क्या हैं और उनको आप कैसे देखते हैं? एंड जो पॉलिसी बनाएंगे उसके साथ साथ वो कैसी होगी? देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा होंगे, लेकिन पहली बार मैं मानता हूँ कि देश के आगे एक बहुत ही यूनिक, अनप्रेसिडेंटेड एक अपॉर्चुनिटी आया है कि दुनिया के डिजिटाइजेशन नीड्स को, दुनिया के टेक्नोलॉजी नीड्स के लिए भारत ही एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। और भारत के कंपनीज, भारत के युवा सब इस ग्लोबल डिजिटाइजेशन प्रोसेस में एक स्टेक होल्डर बनेंगे। तो एक तो हुआ अपॉर्चुनिटी। देखिए, चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन चैलेंजेस तो हम
वी कैन एड्रेस द चैलेंजेस। जैसे हमने आज 2 साल में कोविड के चैलेंज को हमने एड्रेस कर लिया है, तो एक कॉन्फिडेंस भी है देश में, देश के सिटीजन्स में भी, कि हम कोई भी चैलेंज हम वी कैन डील विद इट। हमने गलवान में चाइना का चैलेंज वी हैव हैंडल्ड इट। इन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक वी हैंडल्ड द कोविड चैलेंज। तो during this whole pandemic, our economy, which went down in the first quarter by 24%, has now grown to double-digit growth, fastest growing economy in the world, and the highest amount of FDI that is being received in any country is in India. Yes. तो ये सब बन बनाकर एक it shows you that we can be confident about this, ये जो आने वाला opportunity है। challenges हैं हमारे स्किलिंग, हमारे युवा को ज़्यादा स्किल देने चाहिए हमें। वी नीड अ मच मोर एक्सपेंसिव लेबर फोर्स फॉर द आईटी एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज, उनको यहाँ लाना है। और दूसरे और नए प्रकार के इंडस्ट्रीज़ खड़ा करने हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ड्रोन टेक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट इकोनॉमी, हमारा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज इकोनॉमी, इन सब को अगर हम जोड़ेंगे और 3-4 साल के ग्रोथ को हम अगर कंप्यूट करेंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक जो मकसद है, इट इज़ वेरी वेरी फीजिबल। ओके, यू थिंक ये बिल्कुल फीजिबल होगा जिस तरह से काम हो रहा है उस पर। आप एज अ गवर्नमेंट, हमने देखा है बड़ी कंसल्टेटिव अप्रोच रखते हैं, फीडबैक लेते हैं, इंडस्ट्री से मिल रहे हैं। इंडस्ट्री का क्या कहना है? इंडस्ट्री गियर्ड अप है सर? आई नो वो अपने इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कहा, अल्टीमेटली करना तो उन्हें है। दे हैव टू कम अहेड एंड पुट इन दैट मनी और ब्रिंग इन पार्टनर्स, ग्लोबल कोलैबोरेटर्स, जो यहाँ पैसा लगाकर यहाँ बनाएं, हम इंडिया में हब बनाकर पूरी दुनिया को दिखाएं। वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है? व्हेन यू मीट दीज इंडस्ट्री गाइज, व्हाट डू दे से? देखिए, एक तो इंडस्ट्री जो हम इंडस्ट्री मानते थे जो पहले ट्रेडिशनल, कि 4-5 ग्रुप्स होंगे उनसे ही बात करेंगे, वो तो बदल गया है। आज का जो एनर्जी है, आज का जो वाइब्रेशन है देश के इकोनॉमी में, इज़ बीइंग ड्रिवन मोर एंड मोर बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप्स हैं। मैं रोज़ एक नए स्टार्टअप या 6-5 नए स्टार्टअप के साथ बात करता हूं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनके जो काबिलियत है, उनके जो इनोवेशंस हैं, वो एक इट इंस्पायर्स एवरीबडी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टू डू मोर। सो आई फील कि ये जो हमारा नया इंडिया का, नया भारत का जो ताकत है, इज़ हमारे the youngsters, youth. They are creating an unprecedented space for themselves in our economy. And when you say we have created 37 unicorns in 7 महीने में, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। यूनिकॉर्न इज़ $1,000 मिलियन का वैल्यू, और वो लेके आ रहे हैं देश में $65 बिलियन का FDI। तो मैं मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस हमारे इंडस्ट्री में बहुत है। जो रिस्क अवर्स इंडस्ट्रीज भी हैं, जो बम्बई वाले बड़े बड़े ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज भी हैं, वो भी अभी दे आर वेकिंग अप टू द रियलिटी ऑफ दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मेरा मानना है कि वो जो रिस्क अवर्जन था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, वो भी बदल रहा है, और एक उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी प्रोपेल कर रहा है। बिल्कुल सर, डिजिटल, और हर जगह यही बात हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल करेंसी। अब क्रिप्टो पे कितनी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं टू हाउ गवर्नमेंट और इंडिया इज रिएक्टिंग टू मे बी लुकिंग एट बैनिंग इट, ब्रिंगिंग इन अ रेगुलेशन। आप एज एन IT मिनिस्टर, आपका क्या व्यू है क्रिप्टो करेंसी? आर यू इन फेवर ऑफ दिस डिजिटल करेंसी और नॉट? देखिए, एक चीज़ टेक्नोलॉजी में एक बड़ा क्लियर न्यू नॉर्मल है कि देयर इज़ नो टुडे, एवरीथिंग हैज़ टू बी इवॉल्विंग। आज का जो हमारा व्यू है क्रिप्टो पे, वो कल बदल सकता है। आज का जो व्यू है इंटरनेट पे, कल वो बदलेगा। आज जो हम मानते हैं इंटरनेट में चैलेंजेस हैं, वो कल का कोई और चैलेंज होगा। सो मेरा ये ऑलवेज यही कहना है, एंड आई ऑलवेज से दिस, that when you look at the technology space, don't take an absolute view of the present moment. Okay. The views of the government, the views of the stakeholders, the view of the industry is a rapidly evolving view.
Today, the government has taken a view on cryptocurrency, driven by the RBI's view that cryptocurrencies, if not regulated, create some macroeconomic instability. Sure. और वो उस बात में काफ़ी सच्चाई है, लेकिन 5 साल के बाद या 3 साल के बाद क्रिप्टो का क्या रोल होगा इंडिया में, जो RBI का डिजिटल करेंसी है उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, उसका क्या मार्केट शेयर होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं. एंड वी हैव टू बी पेशेंट. आज के दिन में कोई परफेक्ट सोल्यूशन होगा नहीं. एंड द एंटायर टेक्नोलॉजी स्पेस मैं मानता हूँ इज़ एन इवॉल्विंग वन. और कोई इफ़ यू टेक अ snapshot of the present moment and try and extrapolate that into the future, you will be unfortunately very very wrong. Sure, but अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूजर्स ऑफ क्रिप्टो इज इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमारी इकोनॉमी पर उसका सबसे ज़्यादा असर है. मैं क्रिप्टो में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे मिनिस्ट्री के इशू है नहीं, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इशू है. बट यू नो एज एन आईटी, एज अ जनरल लेमैन आई कैन टेल यू कि जो हुआ है देश में क्रिप्टो का, ये थोड़ा इट इज मोर स्पेक्युलेटिव ड्रिवन, एंड देयर आर वेरी मेनी डेंजर्स ऑफ पीपल गोइंग इनटू क्रिप्टो ब्लाइंडली. तो थोड़ा वेल इन्फॉर्म, अपने आप को इन्फॉर्म करें, संभाल के ये इन्वेस्टमेंट करें. और अब ये बिल के बाद प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज तो इलीगल हो ही जाएंगे. और RBI अपना क्रिप्टो करेंसी इशू करेगा. एंड अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही है, इट इज बेटर टू डू थ्रू एन RBI डिजिटल, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके, तो ये फिलहाल व्यू है. यू आर सेइंग इट्स एन इवॉल्विंग स्पेस, तो हमें देखना होगा कैसे ग्रो करती है. बट फिलहाल श्योरली ये काफ़ी वॉलेटिलिटी लेकर आया है मार्केट में. 100% सर. एक और बात हुई है, नीति आयोग ने जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की बात की, आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. द वे वी आर ट्राइंग टू नाउ लिंक एवरीथिंग डिजिटली, इवन द बैंकिंग सिस्टम. बाय एंड लार्ज हम देख रहे हैं वैसे भी अभी ज़्यादातर लोग यू नो दे हैव कम ऑन देयर मोबाइल्स और देयर लैपटॉप्स टू बैंक. तो एक जो पूरा इकोसिस्टम ऐसा इवॉल्व होने के लिए आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ऑल परवेजिव. करेक्ट. अभी कोई ऐसा सर्विस बचेगा नहीं जो ऑनलाइन उसका एक कोई अवतार होगा नहीं जी. तो मैं मानता हूँ तो बैंकिंग जो हम फिनटेक पिछले 3-4 साल से फिनटेक तो देखते आ रहे हैं, दैट विल इवॉल्व इनटू फुल फ्लेज डिजिटल बैंकिंग. दैट इज पार्ट ऑफ I think the normal evolution of the conventional banks. But what form and shape it will take, how it will be regulated, कौन बनेंगे डिजिटल बैंक, कौन नहीं बनेंगे डिजिटल बैंक, ये सब RBI और नीति आयोग तय करेंगे. डिस्कशन होगा उस पर और एक पॉलिसी आएगा. बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है सर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आपने स्टार्टअप्स की बात की. आई मीन लुक एट द वैल्यूएशंस, लुक एट, आपने बिल्कुल कहा सही. आप जब स्टार्टअप से मिल रहे हैं, यू डिड टॉक अबाउट इट, बट हाउ यू इनकरेजिंग देम टू कम फर्दर आउट देयर एंड यू नो पार्टिसिपेट इन द मार्केट्स ऑल्सो. कभी कभी लोग कहते हैं बहुत अननेसेसरी वैल्यूएशंस भी हैं, ये बबल है, कभी बर्स्ट हो सकता है. सम पीपल हैव दैट व्यू एज वेल. नहीं, कैसे एड्रेस? ये देखिए, ऐसा आई ऑलवेज से कि जो इस पार से उस पार देखेंगे उनके लिए सबको थोड़ा कलर दिखेगा. बट जो एंटरप्रेन्योर है, जिसके इनोवेशन, जिसके हार्डवर्क को इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड कर रहे हैं, वो तो ये नहीं मानेगा कि ही इज़ ओवर प्राइस्ड और ही इज़ ओवर वैल्यूड. तो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू से ही इज़ फेयरली वैल्यूड. इस इशू में मैं वैल्यूएशन वगैरह इशू में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक वन रियलिटी इज़ वेरी क्लियर. द कॉन्फिडेंस और हमारे देश के जो युवा पीढ़ी में जो capability and confidence, and the combination of these two things is driving some seriously high quality ventures that are being built in this country. True. और 2 साल पहले, 3 साल पहले ये था कि सभी ठीक है, इंटरनेट में आप Amazon का कॉपी कर लिया आपने, या किसी का देसी वर्जन कर दिया, वो ठीक था. आज के दिन में people are working, entrepreneurs are working on deep tech. They are getting into areas that are really next generation technology. And we are leading it now. And we are leading it. And तो ये कोई, this is not a flash in the pan phenomenon at all. ये बड़ा sustainable, permanent, tectonic change in the way our economy is being built. 10 साल पहले startups would constitute maybe a small percentage of our overall economy. Right. We are now at a stage where startups are going to constitute a large percentage of the economy and be almost certainly the catalyst of high growth.
बिल्कुल कैटलिस्ट ऑफ हाई ग्रोथ दिख रहा है सर, बिल्कुल मार्केट में इसी तरीके का बज़ है एंड पीपल आर गेटिंग इंकरेज नाउ टू गेट बिगर देयर। आपने स्किल की बात की एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा, आई थिंक वो जो बेस चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसकी डर्थ है एंड आपने एक्नॉलेज किया। एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्किल्स रीस्किलिंग की बात है सर, उसको कैसे आप पैन इंडिया फिनोमेना बनाएंगे? देखिए, एक तो 15 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने हमें कह दिया था, एक निर्देश दिया था कि स्किलिंग के लिए एक नया अप्रोच बनाएं। Correct. क्योंकि पोस्ट कोविड के दौरान स्किलिंग और एजुकेशन में आपको मालूम ही है काफ़ी एक डिस्ट्रप्शन तो हुआ था। तो पोस्ट कोविड का एक नया मॉडल बनाएं, डिजिटल लेड मॉडल बनाएं। तो हम उस काम पे लगे हुए हैं। और आईटी सेक्टर पे वी हैव ऑलरेडी, सरकार ने 560 करोड़ इन्वेस्ट करके विथ NASSCOM हमने एक फ्यूचर स्किल्स प्राइम ऑनलाइन स्किलिंग प्रोग्राम टू अपस्किल आईटी प्रोफेशनल्स हैज़ बीन ऑलरेडी लॉन्च। ओके, लेकिन हम ब्रॉड हमारा कहना यह है आज के दिन कि प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू प्ले अ पार्टनरशिप रोल विद गवर्नमेंट, करेक्ट, एंड प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु आर स्किल्ड। और उस मॉडल, उस मोटा इस मॉडल में ब्रॉडली दैट दोज 3 प्रिंसिपल issues will drive the future skilling model. Okay. And a large part of skilling and education will be available online, therefore extending the reach of the skilling to even the remotest area when there is may not be a brick and mortar building or a classroom, but the student or the youth can learn electronic phone repair and you know a large number of skills online. Okay. When you talk of connectivity and internet connectivity, हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नॉर्मल स्पेस पे बढ़ रही है कंट्री में। भारत नेट जो आपका एक बड़ा प्रोग्राम है टू गेट फाइबर ऑप्टिकल फाइबर अक्रॉस द कंट्री, उस पर क्या अपडेट्स है सर? कितनी तेजी से काम हो रहा है? भारत नेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। और मैं मानता हूँ ये अगले 2-3 साल में इसके जो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी टू द विलेजेस उसका रोल आउट होगा। और उसके नतीजे से 400 million or 40 crore Indians will come online and get the internet. Right now India is about 80 crore people are online connected to the internet, and with BharatNet we will get almost more than 1 billion Indians finally coming online. Wow. It is a very important project, because it addresses the issue of leave no one behind. जो हमारे सरकार के लिए एक बड़ा एक आर्टिकल ऑफ फेथ है कि हम लास्ट मैन स्टैंडिंग तक हम लेके जाएंगे सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड इन दिस केस इंटरनेट, और लीव नो वन बिहाइंड के हैसियत से दिस भारत नेट इज अ वेरी वाइटल प्रोजेक्ट। श्योर, एंड 2-3 साल में आप कह रहे हैं बहुत जबरदस्त यहाँ पे कनेक्टिविटी पर काम होगा। बहुत काम हुआ है ये और लास्ट माइल सर PLI स्कीम एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो आपने रोल आउट किया है एज अ गवर्नमेंट, इस पर ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ और होने हैं। एक तो हमें सर अपडेट दीजिए किस तरीके का रिसेप्शन मिला है और आगे अब हम और कितने एरियाज में देखेंगे PLI स्कीम्स आते हुए? देखिए, हम देश जानता है कि हमने डिजिटल में काफ़ी सक्सेस पाया है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट PM ने किया है वो है टू रिवाइव द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। प्री 2014 electronics manufacturing in India was almost dead. And from 2014, where it was 1.9 lakh crores of electronics manufacturing, to 2020 made is almost 5 lakh crores. The Prime Minister's policies have grown the electronic sector significantly. During COVID थोड़ा disruption था, लेकिन PLI के कारण हम दुनिया के second most largest handset manufacturer बने हैं। तो आज के दिन इंडिया में सैमसंग, एप्पल, सभी वर्ल्ड ब्रांड्स एंड इंडियन ब्रांड्स फ़ोन बनाते हैं। तो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, प्रधानमंत्री का निर्देश ये है कि अगले फेज़ में हम IT हार्डवेयर, वेयरेबल्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडन द इलेक्ट्रॉनिक्स बास्केट एंड डीपन द इलेक्ट्रॉनिक्स बास्केट। डीपन का मतलब यह है कि PCBs बनाए, कंपोनेंट्स बनाए, एंड मे बी इन द फ्यूचर सेमीकंडक्टर भी बनाए। टाइमलाइंस देना चाहेंगे सर इस पर? नहीं,
जल्दी ओके। एक सवाल और है, क्योंकि पॉलिसी की बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस तरह से इमर्ज होकर आ रहे हैं, देयर डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न्स, देयर इज प्राइवेसी इश्यूज, इनको कैसे एड्रेस करेंगे? बिकॉज एज वील ग्रो फर्दर इन द डिजिटल स्पेस ये चीज़ें और बढ़ के आएंगी, तो अभी से अगर उसको टाइटन करें तो कैसे? नहीं, देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो देख रहे थे डेटा प्रोटेक्शन बिल, उन्होंने कल रिपोर्ट दे दिया है, मैंने पेपर में पढ़ा है, और उस रिपोर्ट को देखकर सरकार विल इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल इन पार्लियामेंट, और वो होगा एक वेरी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप to creating modern laws for a digital $1 trillion digital economy. तो वो हो, पहले वो स्टेप होगा, उसके बाद हम देखेंगे हम आईटी एक्ट को या तो बदल लेंगे, थोड़ा कंटेम्प्रेरी बनाएंगे, या एक नया लॉ लेके आएंगे जो डिजिटल लॉ होगा। लेकिन $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी के लिए प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमें मॉडर्न लॉज चाहिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड लॉज चाहिए, जो दोनों इन्वेस्टर्स के हित को भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ साथ सिटीजन ईज ऑफ लिविंग, हिज सिटीजन राइट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड। तो ये हमारे लिए हर पॉलिसी मेकिंग में हम एक तो कंसल्टेशन करते रहेंगे, और हमारे पॉलिसीज़ में दोनों ऑब्जेक्टिव साथ साथ रहेंगे, एक तो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और दूसरा इन्वेस्टर्स को एंकरेज करना। ओके, तो ये डुअल पर्पस सॉल्व करे। फाइनली सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में, इट्स एक्चुअली टेक्नोलॉजी सेक्टर एग्नोस्टिक, क्योंकि हर दिशा में आज हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्विसेज चाहिए। आपने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, बहुत सारे उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं ऑफ कोर्स सरकार पॉलिसी वाइज, बट इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखना चाहूँ सर, तो कितना पोटेंशियल है टू ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ मनी इनटू द कंट्री? ऑल्सो जब आप बात करते हैं बड़े प्लेयर्स जो ग्लोबली बहुत बड़े टेक प्लेयर्स होंगे, इंडिया में वो आने में इंटरेस्टेड हैं, विल गवर्नमेंट रोल आउट पॉलिसीज फॉर देम, और यू वुड प्रिफर कि इंडिया के ही लोग बड़े बने? ऐसा कोई नहीं है। जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी यहाँ पे फैक्ट्री या बिजनेस या सर्विस शुरू करना चाहते हैं, वी विल सपोर्ट देम। मैं तो रेड कारपेट लेके बैठा हूँ ऑफिस में, रोज़ देखता हूँ कि किसके लिए रेड कारपेट बिछाऊँ। मेरा मेन टास्क भी है कि इन्वेस्टमेंट्स को लाए, हमारे जो डिजिटल इकॉनमी का जो प्रॉमिस है या जो विज़न है उनको फुलफ़िल करें, और मैं मानता हूँ इन्वेस्टमेंट्स आ भी रहे हैं और आते रहेंगे। और आज के दिन में इंडिया इज़ रिसीविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FDI इन द वर्ल्ड। वो कभी हुआ नहीं है देश में, 75 ईयर्स में कभी नहीं हुआ। और मैं मानता हूँ गोइंग फॉरवर्ड द पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल इंक्रीज, and also the private sector in India will also start unleashing its own private investment cycle. Okay. So I am deeply hopeful and confident also कि our economy which has bounced back so solidly will continue to grow in the next 3 to 4 years. Okay, will continue to grow in the next 3 to 4 years, और बिल्कुल बहुत strong recovery देखी है, ज़बरदस्त डिमांड है। टेक्नोलॉजी इज़ द बिग ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।